बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने आखिरी चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14 इसको शुरू किया था। थोड़ा सा काफ़ी तो हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है जी? सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है हमें कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है। ट्रांसपोर्ट वर्ड जो है ट्रांसपोर्टेशन से निकला है, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट जानदारों के अंदर भी होता है, बेजान चीजों में भी होता है। आपकी गाड़ी जो है उसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि वो आपको बिठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ट्रक, जहाज, ये सब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कहलाती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो आप अगर अपने किचन से प्लेट उठाते हो, दस्तरखान पे ले जाके रखते हो, ट्रांसपोर्टेशन। आप अपने स्कूल से किताब उठाते हो, घर पे आ जाते हो किताब लेके, ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब जो ट्रांसपोर्टेशन हमने बात की, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन है, अजीब सा, ये एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है, दो किस्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक तो बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान। एनवायरनमेंट मतलब ये सारा जो बाहर का इलाका है, ये सारा एनवायरनमेंट होता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन होती है जी बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बॉडी। किस चीज की होती है जी? गैसेस, वेस्ट मटेरियल, फूड, इन चीजों की। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, जिसको ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले आता है। और जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कि वो रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाती है, और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से बाहर निकल के एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, क्योंकि यहाँ गैसेस मूव कर रही हैं। ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट से मूव करके बॉडी के अंदर आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी के अंदर से मूव होके एनवायरनमेंट में आ रही है। तो एक तो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये लंग्स हैं जी, ये लंग्स हैं। अब लंग्स के अंदर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी बॉडी में ये फैल जाती है ऑक्सीजन ब्लड की मदद से। ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई, क्योंकि आपकी जो गैस है वो मूव हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। हाथ पे जा रही है, पैरों पे जा रही है, किडनी में जा रही है, लीवर में जा रही है, सिस्टम्स में जा रही है। इसी तरीके से बॉडी के तमाम हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कलेक्ट करके आपके लंग्स के अंदर ले आता है, ऐसे। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन हो गई। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये विद इन दी ऑर्गेनिज्म हो रही है, बॉडी के अंदर ही हो रही है, एनवायरनमेंट से इसका ताल्लुक नहीं होता। तो दो किस्म की ट्रांसपोर्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, एक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी। तो हम सबसे पहले प्लांट्स की बात करेंगे और देखेंगे प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। दोनों तरीके का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि प्लांट एनवायरनमेंट से कैसे चीज़ों को मूव करता है, एनवायरनमेंट से चीज़ें प्लांट के अंदर कैसे आती हैं, अंदर से चीज़ें प्लांट के बाहर कैसे जाती हैं। एक तो ये वाला भी ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि फिर प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। दोनों किस्म का ट्रांसपोर्ट प्लांट में भी मिलेगा आपको, एनिमल्स के अंदर भी मिलेगा। तो अगर हम प्लांट में एक ऐसी जर्नल सी एक बात करें, तो हमारे पास प्लांट कैसा होता है जी? ये उसका स्टेम होता है, ये ज़मीन है, और ये रूट्स है। अब रूट के जो एनवायरनमेंट होता है, इसमें होता है पानी, रूट के अंदर आ जाता है। ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन पहला वाला हो गया ना, एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान। यहाँ एनवायरनमेंट से एक सब्सटेंस मूव होके बॉडी के अंदर आ रहा है, तो पहला वाला ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है ना। फिर ये पानी ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेवल होके कहाँ जाता है? लीफ में जाता है, और फिर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस में ये इस्तेमाल हो जाता है। ये दूसरा वाला ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि बॉडी के एक पार्ट से, यानी रूट से सब्सटेंस जो है वो मूव होकर दूसरे पार्ट पे जा रहा है। तो प्लांट में भी दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट मिलता है, एनिमल्स में भी हमें दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है जी? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक
पार्ट्स का दूसरे पार्ट्स के दरमियान, यानी विद इन दी ऑर्गेनिज्म एक पार्ट से दूसरे पार्ट मटेरियल मूव करेंगे। दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट हमारे पास पाया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की, फिर हम बात करेंगे एनिमल्स की। लेकिन इन एनिमल्स और प्लांट्स को भी पढ़ने से पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे छोटे छोटे से टर्म्स आते हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोसेसेस हैं, उनको जरा समझना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनहिबिशन और वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तरह पहले ये छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जैक्ट बात करेंगे प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, एनिमल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी पैसिव ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। वेटिंग रूम हटा देता हूं मैं, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। हाँ जी, तो अब ट्रांसपोर्टेशन को, अगर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसको तो बाद में समझेंगे, पहले जरा कुछ प्रोसेस समझते हैं। पहला प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन कहा जाता है जी उस जगह को जहां मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, लो कहा जाता है जहां पर कम होते हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे, सपोज करें मेरे पास 1 लाख रुपया है और फातिमा के पास 2 रुपए, तो मेरे पास पैसों की कंसंट्रेशन हाई है, फातिमा के पास लो है। मेरी उम्र 35 साल, आपकी उम्र 5 साल, तो मेरी एज हाई कंसंट्रेशन, आपकी एज लो कंसंट्रेशन। मेरे पास पानी भरा हुआ है, आपके पास पानी का एक गिलास है, मेरे पास पानी का गैलन है। मेरे पास पानी की हाई कंसंट्रेशन, आपके पास पानी की लो कंसंट्रेशन। तो चीजें जहां ज्यादा होती हैं उसको हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन, जहां चीजें कम होती हैं उसको हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन। इस डायग्राम में ये जो ब्लैक डॉट है ये मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख रहे हो कि आपके पास इस हिस्से में मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, जबकि इस हिस्से में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। यहाँ तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहे हैं। तो ये हिस्सा क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन का। ये हो गया मॉलिक्यूल्स की, इस हिस्से में हाई कंसंट्रेशन है, जबकि इस हिस्से में क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह होती है कि एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, एक तरफ कम, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होती है, एक तरफ लो, ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स आपका हाई से लो की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा, बगैर कोई एनर्जी लगाए, बगैर कोई एनर्जी लगाए, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। याद रखिएगा ये कब होगा? जब आपकी हाई और लो जगह बराबर है, दोनों तरफ इक्वल है, एक लेफ्ट साइड पे 10 है, राइट साइड पे 10 है, तो अब तो कोई हाई लो नहीं है ना, अब तो इक्विलिब्रियम हो गया, बराबर बराबर है, फिर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह हो कि एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो जो ज्यादा होते हैं वहां से मॉलिक्यूल्स मूव होके लो की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद आ रहे होते हैं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम उल्टा करें, उल्टा, अब जैसे इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम को देखें जी, अब यहाँ पर राइट, यार ये कहाँ से आ जाती है ये चीज, हाँ यहाँ पे। अब इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर आपको इस तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा नजर आ रहा है, ये हो गया हाई कंसंट्रेशन, जबकि लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल्स कम है, ये हो गया लो कंसंट्रेशन। अब मैं उल्टा फ्लो कराऊं मॉलिक्यूल्स को, यानी कि लो से हाई की तरफ, उल्टा लो से हाई की तरफ, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी मॉलिक्यूल्स को लो से हाई की तरफ मूव कराने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिस्टम्स एनर्जी, बायोलॉजिकल सिस्टम एटीपी के जरिए एनर्जी लगाता है। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं इन दोनों को समराइज करूं, यहाँ पे करता हूँ, तो सपोज करें जी ये मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर में मॉलिक्यूल्स जो है वो देखें आपको ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गए, ये यहाँ कम है जी। तो ये एरिया हो गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये एरिया हो गया लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अगर हाई से लो मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स तो इसको आप कहोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर लो से हाई की तरफ मूव होते हैं तो इसको आप कहोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एक्टिव के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। ये तो हो गए जी दो प्रोसेस, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट।
उसके बाद आते हैं जी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की तरफ। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों पैसिव की टाइप होती हैं, यानी दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होगी, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में भी मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जा रहे होते हैं और डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों के अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो एनर्जी, क्योंकि ये दोनों पैसिव की टाइप है, लिहाजा दोनों में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। बस फिर फर्क किस चीज का है, अगर दोनों बिल्कुल पैसिव की तरह हाई से लो मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट को कहते हो, दोनों में एनर्जी की जरूरत नहीं, तो फर्क किस चीज का है, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं, बायोलॉजी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, वैसे केमिस्ट्री में इसको जरा डिफरेंट बयान किया जाता है, केमिस्ट्री में इसकी जरा अलग डेफिनेशन होगी, लेकिन बायोलॉजी में हम इसको अलग रखे होते हैं, ठीक है। तो मैं बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो मूव हो रहे हैं ना हाई से लो, अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम कहेंगे कि ये ऑस्मोसिस हुआ है। और अगर ये जो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की हो रही है, अगर ये वाटर के नहीं है, किसी सॉल्यूट के हैं या गैसेस के हैं, यानी सॉलिड या गैस है, तो फिर आप कहोगे ये डिफ्यूजन हुआ है। तो अपनी वापस डायग्राम पर आए, अगर ऊपर की तरफ ये इस डायग्राम की तरफ आए तो देखिए जी, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है। अब मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव हो रहे हैं जी फ्रॉम हाई टू लो, बगैर एनर्जी के, बगैर एनर्जी के मूव हो रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो। तो ये तो हो गई पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तो हो गई पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ मूव हो रहे हैं और कोई एनर्जी नहीं लग रही। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप कहोगे कि ये क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हो रहा है। और अगर आप देखते हैं कि ये वाटर के नहीं है जी, सोडियम के हैं, क्लोरीन के हैं, या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये गैसेस हैं, ये सॉल्यूड है, तो फिर आप क्या कहोगे, ये डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं इसकी वजह से हमने इन दोनों को अलग अलग करा हुआ है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अब डेफिनेशन सुनिएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है जी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है जी, ये तो हो गई जी आगे यहाँ तक की बात। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास डिफ्यूजन भी दो तरह का होता है, एक कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन, एक कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है जी, कि अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जी, सपोज करें किसी सॉल्यूट के या किसी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाई कंसेंट्रेशन है, ये लो कंसेंट्रेशन है। ठीक है जी, ये हाई कंसेंट्रेशन हो गई और ये लो कंसेंट्रेशन हो गई। अब डिफ्यूजन है तो क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो ये हो रहा है जी डिफ्यूजन, ये हो रहा है डिफ्यूजन। अगर कोई बीच में कोई मॉलिक्यूल है जो इस डिफ्यूजन को करा रहा है, तो फिर आप इसको कहोगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसी मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है, सपोज करें जी, ये आ गया एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है जी ऐसा बड़ा सा, और ये जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस मॉलिक्यूल बड़े वाले मॉलिक्यूल में से होके गुजर के इस तरफ आ रहे हैं। तब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये फैसिलिटेट कर रहा है, ये डिफ्यूजन करा रहा है, इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। है तो वही डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, और वही सॉल्यूट और गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है देखें, सॉल्यूट और गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगती, हाई से लो ही मूव कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, हाई से लो तक जाने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने घर से किसी चौरंगी तक जा रहे हो, रोड तक जा रहे हो, तो आप अगर पैदल पैदल चले गए तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गई, और आप गाड़ी में बैठ के चले गए, ट्रक में बैठ के चले गए, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई। ठीक है, आपने डिफ्यूजन के लिए किसी चीज का सहारा ले लिया तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है हाई से लो की तरफ जाएंगे किसी मॉलिक्यूल का सहारा लेकर, उस मॉलिक्यूल को आप कहते हो कैरियर प्रोटीन। तो ये वाली डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स की। और अगर ये कैरियर प्रोटीन नहीं है बीच में,
बीच में कैरियर प्रोटीन नहीं है और मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे हाई से लो की तरफ ऐसे मूव हो रहे हैं। अब यहाँ तो कोई फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप, कोई कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ये हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, कोई कैरियर प्रोटीन इसमें नहीं चाहिए होता। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए जी, 4-5 हो गए जी। आगे बढ़ते हैं जी, फिर हमने बात की टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, एक और टर्म होता है जी डी प्लाज्मो, ये क्या है, डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है जी, श्रिंकेज वगैरह ये सब की बात की थी हमने, हाइपरटोनिक वगैरह। तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसको जरा दोबारा से इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, अब जरा इस टॉपिक को देखते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वगैरह वगैरह। सपोज करें जी हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर आ गया जी, चलें जी, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने सोल्यूशन भर रखा है। इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या है जी, एक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है जी। इस सोल्यूशन के अंदर, ये सोल्यूशन कह रहा हूँ, इसका मतलब है इसके अंदर पानी भी होगा और पानी के साथ कोई सॉल्यूट वगैरह भी मिला हुआ होगा, जैसे कि नमक है, शुगर है, कुछ भी है। प्योर पानी नहीं है ये, प्योर पानी नहीं है, इसमें पानी के साथ कुछ और चीज़ें भी मिली हुई है, सोल्यूशन है। बल्कि ये ऐसा सोल्यूशन है कि इसके अंदर पानी जो है वो कम है, सॉल्यूट बल्कि ज़्यादा है। उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं सुपर कंसनट्रेटेड, सुपर सैचुरेटेड। याद है आपको टर्म, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो ये सुपर सैचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर पानी कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं इसको हम, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिनके अंदर कंसंट्रेशन जो है पानी की बात हो रही है, पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूट ज्यादा होगा, लिख देता हूं मैं, सॉल्यूट ज्यादा होगा, पानी की कंसंट्रेशन कम होगी है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरी तरफ ऐसा सोल्यूशन ले लें जिसके अंदर है तो सोल्यूशन, अब भी उसमें सॉल्यूट भी है और जो है वो ये रहा सोल्यूशन, चले ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ये आ गया सोल्यूशन। अब इस ये चूंकि सोल्यूशन कह रहा हूं मैं, इट मींस कि इसके अंदर क्या है, पानी प्लस सॉल्यूट, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट जो है वो कम पाया जा रहा है। अब इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। यहाँ ज़रा कंफ्यूजन होती है क्योंकि नाम तकरीबन सिमिलर से आ रहे हैं, हाइपर और हाइपो का फर्क है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें, सॉरी उल्टा बोल गया, हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसमें पानी की सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम होती है, और हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब हम इन दोनों सोल्यूशन में सेल डालते हैं, ये हमने एक ह्यूमन सेल डाल दिया, इंसानों का सेल डाल दिया, प्लांट का सेल डाल दिया, किसी का भी सेल डाल दिया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब हमारे पास चूंकि बाहर पानी कम है, सेल के अंदर पानी मौजूद होता है, सेल के अंदर पानी मौजूद होता है। अब बाहर जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला है, इसका मतलब है बाहर पानी जो है वो क्या है, कम, और सेल के अंदर क्या है, ज्यादा। तो हमें पता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, 1 मिनट तक, 9 मिनट रह गए, हाँ हो जाएगी क्लास, हो जाएगी, हाँ चले करते अल्लाह मानिए। हाँ जी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या हो गया, जिसमें जो है पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। अब मैंने इसके अंदर एक सोल्यूशन डाल दिया, अब सोल्यूशन डाला है, वो सॉरी सेल डाला है, अब सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है क्योंकि बाहर कम है, तो अंदर जाहिर बात है बाहर ज़्यादा, अंदर ज़्यादा होगा। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स जो, ये जो वाटर है, ऑस्मोसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो ऑस्मोसिस होगा, और कैसे होता है, ज़्यादा से कम की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो अब हमारे पास जो सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल अपना अंदर का पानी बाहर निकालना शुरू कर देगा, खारिज करना शुरू कर देगा पानी, ऐसे सेल में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात, सब है ना, हाँ सब है। दोबारा सुनिएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी की मिकदार कम होती है। तो ये हमारे पास जो बाहर सोल्यूशन है, इसमें पानी कम है, अब आपने इसमें सेल डाल दिया, इंसान का सेल, जानवर का सेल, प्लांट का सेल। अब सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा, बाहर पानी कम है,
अब मूवमेंट कैसी होती है जी, यहाँ लिख लेते हैं हम। मूवमेंट हमेशा होगी कैसे, हाई से लो की तरफ, ठीक है। चूंकि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो ये ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट चूंकि हाई से लो की तरफ होती है तो अब सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब आप खुद जानते हो, आपके पास एक गुब्बारा हो, ठीक है, आपके पास एक बलून है, ऐसा बलून है, और इसमें आपने पानी भर रखा है। अब इस बलून में से अगर आप पानी निकाल दो, पानी निकाल दो तो बलून सुकड़ जाता है, सुकड़ जाता है ना। ये कुछ आपके साथ इस सेल के साथ भी होगा। अब सेल चूंकि अपना पानी लूज कर रहा है, पानी लूज कर रहा है, तो सेल का हाल क्या होगा, सेल जो है वो एंड में सुकड़ जाएगा, ऐसे सुकड़ गया सेल, ये न्यूक्लियस है, ये सेल सुकड़ गया। इस कंडीशन को, सेल के सुकड़ने को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। क्यों सुकड़ गया, क्योंकि उसके अंदर का पानी बाहर निकल गया। जैसे गुब्बारे के अंदर से हमने पानी बाहर निकाला, ऐसे ये सुकड़ गया। तो जब आपके पास एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन में आप एक सेल को डाल दोगे तो वो अपना पानी, सेल जो है अपना पानी लूज करके सुकड़ जाएगा, और हम कहेंगे ये क्या हुआ है, ये प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, ठीक है जी। इसकी कंडीशन अभी मैं और डिटेल में जाता हूँ, थोड़ा इस तरफ आते हैं। हाइपोटोनिक, अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब हम इसमें एक सेल डाल देते हैं, ये हमने सेल डाल दिया, और ये सेल का न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है, लेकिन बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी क्या हो गया, अंदर पानी हो गया कम। अब क्या होगा, वही मूवमेंट तो वैसे ही होती है, हाई से लो। तो अब बाहर से पानी अंदर, यानी सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। सेल के अंदर पानी आ रहा है जी, सोल्यूशन में से पानी जो है वो कहाँ जा रहा है, अब सेल के अंदर एंटर हो रहा है। अब अगेन गुब्बारे की मिसाल ध्यान में रखें, जब सूखड़ा हुआ गुब्बारा है, आप इसमें पानी भरना शुरू कर दें, क्या होगा, खुल जाएगा। यही होगा ना, पानी अगर आप एंटर करोगे गुब्बारे के अंदर तो गुब्बारे का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अब ये हमारे पास चूंकि सेल के अंदर पानी आ रहा है तो सेल क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, सेल ऐसे फूल जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। और एक और टर्म भी यूज करते हैं इसके लिए हम, टर्जिट, सख्त। टर्जिट का मतलब होता है सख्त, तो क्योंकि ये फूल गया तो इसकी वॉल सख्त हो जाएगी। गुब्बारे को फुला दो वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो चूंकि ये सेल फूल गया तो ये क्या हो गया, टर्जिट हो गया, या इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये दो मामलात हो रहे हैं। अगर आपके पास एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, पहले तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें पानी कम होता है, हाइपोटोनिक ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें पानी ज्यादा होता है। अब अगर आप एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर से पानी लूज होगा और फिर सेल आपका सुकड़ जाएगा। इस कंडीशन को आप कहोगे प्लाज्मोलाइसिस। और अगर आप सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो फिर आपके सेल के अंदर पानी एंटर होगा और नतीजा क्या होगा, आपका सेल फूल जाएगा, सख्त हो जाएगा, और सख्त होने वाली कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिट या डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब जरा इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। एक और सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर बाहर और अंदर एक ही जैसी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि ये आपके पास बीकर है, ये सोल्यूशन है, ये सेल है। तो अंदर भी जो सेल आपका जितनी भी पानी की कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल 100 है जी, तो बाहर भी 100 होगी, इक्वल होती है, तो कोई मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। अब आते हैं मजीद जरा डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस की तरफ। प्लाज्मोलाइसिस को आप, मैंने बता दिया जी, अगर आप एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को डालोगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल को डालोगे, क्या होगा, सेल लूज वाटर, सेल पानी को लूज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है उसका श्रिंक कर जाता है, सुकड़ जाता है, श्रिंकेज, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के साथ जरा डिफरेंट मामला होता है। एनिमल सेल, सपोज करें जी ये एक एनिमल सेल है और इसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है जी। अब इसका साइटोप्लाज्म सुकड़ गया तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है पिच पिचा सा, और अल्टीमेटली मर भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो ये तो एनिमल के अंदर हो गई प्लाज्मोलाइसिस, पानी निकल गया उसका साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा सेल ही सुकड़ गया, और सुकड़ने के बाद क्या हुआ, वो सेल बिल्कुल पतला सा हो गया, एंड दैट माइट बी डेड, मर भी सकता है। लेकिन प्लांट के साथ थोड़ा अलग मामला होता है। प्लांट के साथ थोड़ा अलग मामला क्यों होता है, ये प्लांट सेल है, आपको पता है प्लांट सेल के अंदर
वॉल मौजूद होती है, ये सेल वॉल आ गई। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है जो इसके सेल को बचाएगी एक लिहाज से। और सेल वॉल आपको पता है नॉन लिविंग होती है, उसको पानी वानी से कोई सरोकार नहीं है। तो नॉर्मली ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो आपका ग्रीन से मैंने बना रहा हूँ, चले अब मैं, ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपके प्लांट के सेल वॉल से चिपका हुआ होता है। अब जब ये प्लाज्मोलाइसिस होगा तो सेल वॉल तो सिकुड़ता नहीं है क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, उसने तो पानी ना लेना है ना देना है। साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पे कायम रहेगी ऐसे, थोड़ा बहुत उसमें फर्क आया तो आया, नहीं तो अपनी ये सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पे रहती है। साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाता है, ऐसे श्रिंक कर जाएगा और सिकुड़ के जो है वो अपने सेल वॉल को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ये सेल वॉल से साइटोप्लाज्म चिपका हुआ था, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से इसने अपने सेल वॉल को छोड़ दिया और सिकुड़ गया। अब यहाँ पे सेल देखो डैमेज नहीं हुआ है, सेल का साइज अब भी वही है, सिर्फ साइटोप्लाज्म सिकुड़ गया। आप दोबारा पानी दोगे, दोबारा सेल जो है वो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अगर पौधों को पानी ना दें तो हमारे पत्ते जो है वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ढीले ढीले से, मुर्दे मुर्दे से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हर सेल ऐसा हो जाता है, आपने पानी नहीं दिया, उनके सेलों ने पानी लिया ही नहीं है, पानी लूज हुआ हुआ है, सिकुड़ गए। फिर जब आप दोबारा पानी डालते हो तो आप देखते हो कि एकदम पत्ते में जान आ जाती है, पत्ता वापस सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे दोबारा पानी डाला तो ये जो साइटोप्लाज्म सिकुड़ा था ये वापस नॉर्मल हो जाता है, सेल वॉल से चिपक जाता है, सही हो जाता है। तो एनिमल सेल के तो मरने के चांसेस हैं, लेकिन प्लांट सेल को सेल वॉल थोड़ा बचा रही है, सेल वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो एनिमल के अंदर जब प्लाज्मोलाइसिस होगा उसका साइटोप्लाज्म लूज कर देता है वाटर, उसका साइटोप्लाज्म साइज में छोटा हो जाएगा, मर भी सकता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तो सेल वॉल अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म सिकुड़ के सेल वॉल से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोबारा पानी डाला प्लांट सेल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म में दोबारा पानी आएगा तो ये डीप्लाज्मोलाइसिस होगा, वापस साइटोप्लाज्म जो है वो अपना नॉर्मल हो जाता है। ये तो हो गई प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन। अब आते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस और टर्जिडिटी पे। एनिमल सेल के अंदर ये एनिमल सेल है जी, अब अगर हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला है तो पानी ये एब्जॉर्ब करेगा। मैं लिख देता हूं, चले यहाँ पे, इसको हम टर्जिड भी कहते हैं जी, प्लांट में हम इसको टर्जिड कहते हैं, एनिमल के अंदर इसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।